इस बार बादशाह अकबर और भी ज्यादा भड़क उठे। तभी उन्होंने सिपाही भेजकर बीरबल को वहीं बुलवाया। हुक्म पाते ही सिपाही गया और बीरबल को ले आया। एक बार बादशाह अकबर और बीरबल शाम के समय नगर में घूमने निकले और घूमते हुए यमुना तट पर पहुंच गए। वहां कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे थे। उनको मछलियां पकड़ते देखकर बादशाह अकबर को भी मछली पकड़ने की इच्छा हुई। वह भी कांटा डाल मछलियां पकड़ने लगे। बादशाह को इस कार्य में बड़ा आनंद आ रहा था। अचानक किसी के आने का पैगाम लेकर बीरबल को बादशाह अकबर की बेगम साहिबा के पास जाना पड़ा। वहां पहुंचकर उन्होंने अपना पैगाम बेगम साहिबा को दिया। तब बेगम ने बीरबल से पूछा, बादशाह कहाँ हैं? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, झक मार रहे हैं। बेगम को बीरबल का इस तरह उत्तर देने का लहजा पसंद नहीं आया। जब बादशाह अकबर महल लौटे तो बेगम ने बीरबल के गुस्ताखी भरे लहजे में उत्तर देने की बात सुनाई और इस गुस्ताखी के लिए बीरबल को सजा देने का आग्रह किया। बीरबल द्वारा अपने प्रति ऐसे अपशब्द सुनकर बादशाह क्रोध से बौखला गए। बेगम ने तभी आग में घी डालने का काम किया। आपने बीरबल को इतना मुंह लगा रखा, मूल झक मार रहे हैं। 61 है। यह उसी का नतीजा है कि वह आपकी इज्जत करना भूल गए हैं और आपके लिए अनुचित शब्दों का प्रयोग करने लगे हैं। इस पर बादशाह अकबर और भी ज्यादा गुस्से में तमतमा उठे। तभी उन्होंने सिपाही भेजकर बीरबल को वहीं बुलवाया। हुक्म पाते ही सिपाही गया और बीरबल को बुलाकर ले आया। बीरबल के आते ही बादशाह अकबर ने क्रोध से पूछा, आज तुमने बेगम से क्या कहा था? बीरबल, तुम्हारा दिमाग आजकल बहुत खराब होता जा रहा है। तुम अपनी मर्यादा भूलते जा रहे हो। बीरबल एकदम शांत होकर बोले, आलीज़ा बादशाह झक मार रहे हैं। ऐसा मैंने इसलिए कहा कि संस्कृत भाषा में मछली को झक कहते हैं और आप उस समय मछली ही तो मार रहे थे। यदि संस्कृत भाषा बोलना अपराध है तो मुझे क्षमा करें। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह को सारी बात समझ आ गई और उनका क्रोध तुरंत शांत हो गया और बेगम भी खुश हो गई, क्योंकि इसमें बीरबल की कोई गलती नहीं थी। बेगम और बादशाह अकबर दोनों ने समझने में गलती कर दी। उन्होंने शब्दों का अपनी समझ के अनुसार अर्थ लगा लिया था। इसके बाद बादशाह और बेगम जनाने महल में चले गए। बादशाह अकबर जनाने महल में बैठे ही थे कि तभी उनकी बेगम साहिबा ने बेटे को लाकर उनकी गोद में खिलाने के लिए दे दिया। बादशाह अकबर अपने नन्हे बेटे को बड़े ही प्यार दुलार के साथ खिलाने लगे। कभी उसे पुचकारते तो कभी उसे हंसाते। तभी खेल खेल में शहजादे ने दोनों हाथों से बादशाह अकबर की दाढ़ी पकड़ ली। बड़ी मुश्किल से बादशाह बच्चे के हाथ की पकड़ से अपनी दाढ़ी छुड़ा पाए। बादशाह अकबर जब दरबार में आए तो उन्होंने दरबारियों प्रश्न किया, अगर कोई मेरी दाढ़ी नोच ले तो उसको क्या सजा दी जानी चाहिए? दरबार में मौजूद सब लोग तारीफ पाने के उद्देश्य से बढ़ा चढ़ाकर अपने विचार बताने लगे। किसी ने बादशाह की दाढ़ी पकड़ने की सजा बताई कि उसकी गर्दन उड़ा देनी चाहिए। किसी का जवाब कुछ और किसी का कुछ, लेकिन किसी भी जवाब से बादशाह अकबर को संतुष्टि नहीं हुई। अंत में उन्होंने बीरबल की तरफ सवालिया दृष्टि से देखा। बीरबल बोले, हुजूर, उसे मिठाई खिलानी चाहिए। बीरबल का उत्तर समझकर बादशाह अकबर मुस्कराए और कहा, यह तो तुमने खूब अच्छी बात कही, पर उस हिमाकत करने वाले को मिठाई क्यों खिलानी चाहिए? बीरबल ने विश्वास के साथ निवेदन करते हुए कहा, बादशाह सलामत। आपकी दाढ़ी नोचने वाले प्यारे नन्हे मुन्ने शहजादे या शहजादी के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। बीरबल के जवाब को सुनकर सब दरबारी दंग रह गए। शिक्षा: किसी भी बात पर प्रतिक्रिया देने से पहले उसका अर्थ समझ लेना चाहिए और बच्चों को सजा नहीं बल्कि प्यार देना चाहिए। 16 बादशाह का नाखून।
मुझे इस रोग की ऐसी दवा ज्ञात है जिसके लगाने से सिर्फ 5 दिन में नाखून आना शुरू हो जाता है। मेरे गुरु का कहना है कि यह दवा कभी भी बेअसर नहीं होगी। लेकिन मैं जिन दवाओं के नाम बताऊं आप उन्हें मंगवा दीजिए। एक बार युद्ध करते समय एक बादशाह का अंगूठा कट गया। उस बादशाह ने राज्य के बड़े से बड़े हकीमों से उसका इलाज कराया, मगर किसी प्रकार का फायदा नहीं हुआ। बहुत अच्छे इलाज से इतना हो गया कि अंगूठे में मांस तो आ गया, परंतु नाखून नहीं आ पाया। बादशाह ने क्रोध में आकर सब हकीमों को जेल में डलवा दिया और कहा, हमारे अंगूठे पर नाखून आने के बाद ही तुम लोग छूट सकोगे, नहीं तो तुम इस जेल से कभी नहीं छूटोगे। इसके बाद उसने यह कानून ही बना दिया। यदि कोई वैद्य का काम करता पाया जाता तो बादशाह उसे अपने पास बुलाकर नाखून की औषधि पूछता। अगर वह न बता पाता तो उसे जेल में डाल दिया जाता था। यह देखकर राज्य के सभी हकीम डरे हुए थे। बहुतों ने तो वैद्य का काम ही छोड़ दिया और कितने ही इधर उधर छिप गए। रोगियों को चिकित्सा के लिए वैद्य मिलना मुश्किल हो गया और देश में चिकित्सा अव्यवस्था फैल गई। यह खबर फैलते फैलते दिल्ली तक अकबर बादशाह के पास पहुंची। अकबर बादशाह को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने गरीब जनता को इस अत्याचार से छुड़ाने के लिए बहुत बड़ी सभा करके इस समस्या का हल पूछा। 64 बादशाह का नाखून। बीरबल भी वहां मौजूद थे। वह बोले, जहांपनाह, यदि आप मुझे जाने को आज्ञा दें तो मैं किसी न किसी प्रकार से उन लोगों को छुटकारा दिला सकता है। अकबर बादशाह ने खुशी से बीरबल को वहां जाने की आज्ञा दे दी। बीरबल वैद्य का भेष बनाकर 10-5 मामूली औषधियों को झोले में डाल उस बादशाह के नगर में पहुंचे। उस समय बादशाह के डर से नगर में कोई वैद्य नहीं रहता था, इसलिए बीरबल बहुत जल्दी प्रसिद्ध हो गए। वहां के लोगों ने उन्हें भाग जाने की सलाह देते हुए कहा कि अगर बादशाह को पता चलेगा कि आप वैद्य हो तो उसका इलाज करना पड़ेगा, अगर नहीं कर पाए तो तुमको जेल में डलवा देगा। परंतु बीरबल ने किसी का कहना नहीं माना और हिम्मत से अपना काम करते रहे। धीरे धीरे वैद्य की खबर बादशाह तक पहुंची। बादशाह ने उसे तुरंत बुलवाया और कहा, वैद्य साहब, हमने आपकी बड़ी तारीफ सुनी है। यदि आप हमारे अंगूठे का नाखून उगा सकें तो हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। मुझे इस रोग की ऐसी दवा ज्ञात है जिसको लगाने से केवल 5 दिन में ही नाखून आना शुरू हो जाता है। मेरे गुरु का कहना है कि यह दवा कभी बेअसर सिद्ध नहीं होगी। लेकिन मैं जिन जिन दवाओं के नाम बताऊं आप उनको मंगवा दीजिए। यदि फिर भी आपका नाखून न आए तो मेरा सिर कटवा दीजिएगा, बीरबल ने कहा। ऐसे आत्मविश्वास से जवाब देने वाला वैद्य आज तक मुझे नहीं मिला। अब मुझे आशा है कि मेरे अंगूठे पर नाखून आ जाएगा। बादशाह की खुशी का ठिकाना न रहा। बीरबल बोले, ईश्वर ही सहायता करेंगे, परंतु मैं 3 दिन में आराम कर देने का आश्वासन देता हूँ, मगर मेरे नुस्खे की दवाओं का मिलना थोड़ा कठिन है। इसमें क्या कठिनाई है? क्या मैं बादशाह होकर भी दवा नहीं मंगवा सकता? बादशाह ने अपनी बादशाहत का रौब दिखाते हुए कहा। बीरबल बोले, बादशाह से सब कुछ हो सकता है। मेरा यह कहना नहीं है कि आप उन दवाओं को नहीं मंगा सकेंगे। फिर भी आप मुझे लिखित रूप से वचन दीजिए कि यदि आप 1 मास के भीतर दवा न मंगवा सके तो फिर मैं आपका इलाज नहीं कर पाऊंगा। और अब तक आपने जितने वैद्य हकीम कैद कर 3108 दोपहर के 3:20 सुनील कुशवाहा 8133 F11 बादशाह का नाखून 65 रखे हैं, उन सबको छोड़ना पड़ेगा। इस बीच अगर आप दवा मंगवा देंगे तो उसी समय मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा और आपका इलाज शुरू कर दूंगा। सब ठीक रहा तो जल्द ही आपके अंगूठे पर नाखून होगा।
यह सुनकर बादशाह ने सोचा कि यह हकीम मेरे प्रभाव और धन के बारे में नहीं जानता। ऐसी कौन सी दवा मंगवाएगा जिसका मूल्य मैं नहीं दे सकूंगा। यह सोचकर उसने बीरबल के कहे अनुसार प्रतिज्ञापत्र लिख दिया और उससे दवाओं के नाम पूछे। बीरबल ने अपनी इच्छानुसार काम होता देखकर एक शेर पढ़कर सुनाया। क्या अजब आना है उस नाखून का, फूल गर गूलर का हो, पेशाब मछली का। बादशाह ने यह शेर सुनकर उसमें जो दवाएं थीं वे लाने के लिए दीवान को आज्ञा दी। बेचारे दीवान ने बहुत ढूंढा, नगर में मुनादी करवाई, परंतु इन दोनों वस्तुओं का कहीं नामोनिशान भी नहीं पा सका। अवधि पूरी हो गई। लाचार होकर बादशाह को शर्त के अनुसार सभी हकीम और वैद्यों को छोड़ना पड़ा। फिर बादशाह ने उन वैद्यों को बुलाकर शेर में कही गई दवाओं के बारे में पूछा। सबने उन दवाओं के गुणों की प्रशंसा की, क्योंकि बीरबल उनको पहले ही समझा चुके थे। हकीमों ने बंदीगृह से छुड़वाने के लिए बीरबल को बहुत धन्यवाद दिया। उसके पश्चात बीरबल ने दिल्ली आकर सब बातें अकबर बादशाह को बताईं। वे भी उसकी बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुए और इनाम भी दिया। शिक्षा, बुद्धिमानी और संयम दो हथियार हैं जिनसे असंभव दिखने वाला कार्य भी किया जा सकता है। 17 चोर की दाढ़ी में तिनका। व्यापारी ने उत्तर दिया, हुजूर, मुझे लगता है कि नौकरों में से किसी ने यह काम किया है, क्योंकि बाहरी आदमी को घर के अंदर का इतना ज्ञान नहीं हो सकता। किंतु यह भी सत्य है कि मैंने किसी को अपनी आंखों से ऐसा करते नहीं देखा। एक बार एक नगर में एक मशहूर व्यापारी के यहाँ चोरी हो गई। उस व्यापारी इसकी खबर राज्य के अधिकारियों को दी। अधिकारियों ने चोर को ढूंढने के लिए सिपाही लगा दिए। काफी जांच पड़ताल के बाद भी सिपाही चोर को नहीं पकड़ पाए। चोर व्यापारी के घर से सभी बेशकीमती चीजें चुरा ले गए थे। उसके पास बर्तनों और साधारण वस्त्रों के अलावा कुछ भी बाकी नहीं बचा था। उसका लगभग दिवाला ही निकल गया था। यह बात बादशाह तक पहुंची, तब इतने बड़े पूंजीपति की ऐसी दुर्दशा देख बादशाह बड़े चिंतित हुए। बादशाह ने इस चोरी का पता लगाने का विचार किया। उन्होंने बीरबल से सारा हाल कहकर चोर को माल सहित बरामद करने का आदेश दिया। बीरबल ने बादशाह की आज्ञा का पालन करते हुए उस व्यापारी को बुलवाया जिसका माल चोरी हो गया था। इसके बाद उससे पूछा, तुम्हें किसी पर शक है? यदि किसी पर शक हो तो स्पष्ट बता दो। घबराओ नहीं, तुम्हारी सब संपदा मिल जाएगी, चोर भी पकड़ा जाएगा। व्यापारी को बीरबल की बातों से बहुत ढांढस बंधा। बादशाह भी उस समय वहां मौजूद थे। F11 F12 थपथपाना। SCD चोर की दाढ़ी में तिनका। 67 व्यापारी ने उत्तर दिया, हुजूर, मुझे लगता है कि नौकरों में से ही किसी ने यह काम किया है, क्योंकि बाहरी आदमी को घर के अंदर का इतना ज्ञान नहीं हो सकता। किंतु यह भी सत्य है कि मैंने किसी को अपनी आंखों से ऐसा करते नहीं देखा, इसलिए मैं किसी दोषी नौकर का नाम भी नहीं ले सकता। बीरबल ने सिपाही भेजकर व्यापारी के सभी नौकरों को दरबार में बुलवाया। जब सभी नौकर आ गए तो थोड़ी पूछताछ के बाद बीरबल ने समान आकार की बहुत सी लकड़ी की पट्टी मंगवाई। उन पर कोई मंत्र पढ़ने का ढोंग करके एक एक लकड़ी प्रत्येक नौकर को दे दी और कहा, आज रात भर ये लकड़ियां तुम लोग अपने अपने पास रखो, कल सुबह लाकर मुझको दिखाना। जो कोई चोर होगा या उसकी मदद से चोरी हुई होगी, उसके पास की लकड़ी आधा इंच बढ़ जाएगी। बीरबल के हुक्म से राज्य के कर्मचारियों ने व्यापारी के नौकरों को अलग अलग कमरों में रखा और उनकी देखरेख के लिए सैनिकों को लगा दिया। उन नौकरों में जो नौकर वास्तव में चोर था, उसने अपने मन में सोचा कि यह लकड़ी बाद में आधा इंच बढ़ जाएगी तो मैं पहले ही क्यों न इसको आधा इंच काट
21:08 दोपहर के 3:21 सुनील कुशवाहा 8133 सभर अन्य लकड़ियों के बराबर हो जाएं। इस तरह मेरी लकड़ी सबके बराबर रहेगी। इस प्रकार दोवान बीरबल मुझे नहीं पकड़ पाएगा। ऐसा सोचकर उसने फौरन अपनी लकड़ी को आधा इंच काटकर छोटी कर दिया। यही तो बीरबल की चाल थी। क्या कभी लकड़ी रात भर में अपने आप बढ़ सकती है? अर्थात कभी नहीं बढ़ सकती। दूसरे दिन सुबह बादशाह और बीरबल उस जगह पर गए जहां नौकरों को रखा गया था। उनके साथ वह व्यापारी भी था। बीरबल ने सबको लकड़ियों को देखा। जब असल चोर की लकड़ी देखी तो वह आधा इंच औरों से छोटी निकली। बीरबल की चाल कामयाब रही और चोर पकड़ा गया। बीरबल ने एकांत में ले जाकर उसे छोड़ देने का वायदा करके सब असलियत जान ली। जब चोर ने धन छिपाए जाने का स्थान बताने में आनाकानी की तो उन्होंने नौकर को पीटने का हुक्म दिया। मार खाने के डर से चोर ने सब बातें स्वीकार कर लीं और जहां जो चीजें छिपाई थीं वह जगह बता दी। बाद में बीरबल ने सब धनमाल लेने के लिए व्यापारी को हुक्म दिया। व्यापारी का जो माल चोरी हो गया था वह सब मिल गया। वह बहुत खुश हुआ। बादशाह सब कुछ देख रहे थे। वे बीरबल की बुद्धिमानी से बड़े प्रसन्न हुए। व्यापारी बीरबल के चरणों में गिरकर बोला, आज यदि आपकी कृपा न होती तो यह सब मेरी खोई चीज नहीं मिलती। इसकी वजह से मैं आत्महत्या कर लेता। बीरबल ने उसे उठाकर गले लगा लिया और उसका सारा सामान उसे सौंप दिया। नौकर को राज्य के कानून के अनुसार दंड का आदेश दे दिया गया। बादशाह अकबर ने बीरबल की प्रशंसा कर इनाम भी दिया। शिक्षा: चोरी कभी छिपती नहीं। चोर कोई न कोई गलती करता है और पकड़ा जाता है। अतः चोरी नहीं करनी चाहिए। पैट SCR दोस्त BLA 18 कपटी औरत। इस पर वह औरत बोली, जहांपना, यह आदमी बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मेरे सारे जेवर छीनकर अब मुझे लौटा नहीं रहा है। अकबर और बीरबल की न्याय व्यवस्था पूरे देश में प्रसिद्ध थी। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब मामला आया। एक औरत भरी सभा में एक आदमी को अपने साथ लेकर आई और बोली, जहांपना, इस आदमी ने मेरे सारे जेवर छीन लिए हैं। अब मैं वापस मांग रही हूं तो वापस नहीं दे रहा है। कृपया आप ही मेरे जेवर वापस दिलवा दें। अकबर बादशाह ने उस आदमी से इसका कारण पूछा तो वह हाथ जोड़कर बोला, जहांपना, मैं परदेसी आदमी हूं। दिल्ली शहर देखने आया था। रास्ते में मुझे यह औरत मिली और कहने लगी कि आपके दरबार में काम करती है और आपसे भेंट कराने का वादा किया। आपके दर्शन की लालसा लिए मैं इसके पीछे पीछे आपके पास चला आया। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं जहांपना, मैंने इसके कोई जेवरात नहीं छीने हैं। इस पर वह औरत बोली, जहांपना, यह आदमी बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मेरे सारे जेवर छीनकर अब मुझे लौटा नहीं रहा है। अकबर बादशाह दोनों की बातों को सुनकर कोई नतीजा नहीं निकाल सके कि वास्तव में दोषी कौन है, क्योंकि दोनों अपना पक्ष बहुत आत्मविश्वास के साथ रख रहे थे। अन्य दरबारी भी दोनों की बातें सुनकर किसी के पक्ष में या विपक्ष में राय कायम नहीं कर पा रहे थे। अंत में अकबर बादशाह ने बीरबल को इस फैसले का भार सौंपा। FS कपटी औरत। बीरबल पहले ही वहां उपस्थित रहकर दोनों का बयान सुन चुके थे। उन औरत से पूछा, तेरे जेवर की क्या कीमत थी? करीब 5000 अशर्फी, उस औरत ने रोने वाला मुंह बनाकर कहा। बीरबल ने उस औरत की शक्ल देखी। उसकी वेशभूषा और चालान देखकर उन्होंने समझ लिया कि इस औरत के पास इतने महंगे जेवर नहीं हो सकते। यह तो बेगुनाह परदेसी को फंसाकर लूटना चाहती है।
थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने सरकारी खजाने से 5,000 अशर्फियां मंगवाई और गुप्त रूप से एक सिपाही को देकर कहा, यह अशर्फियां उस परदेसी को दे दो और उसे समझा दो कि बीरबल का हुक्म पाते ही वह अशर्फियां औरत को दे दे। सिपाही ने उस आदमी को अलग ले जाकर बीरबल की कही सारी बात समझाकर वह अशर्फियां उसे दे दी। वस्त्रा। कुछ देर बाद बीरबल उस परदेसी से बोले, तुमने इसके जेवरात छीने हैं। यह औरत कभी झूठ नहीं बोल सकती, इसलिए तुम अभी इसे या तो इसके जेवरात वापस कर दो अथवा 5,000 अशर्फिया दे दो, फिर तुम छोड़ दिए जाओगे, नहीं तो जेल में डाल दिए जाओगे। उस परदेसी ने उस औरत को सभी के सामने 5,000 अशर्फिया दे दी। औरत उन्हें लेकर खुशी खुशी घर की ओर चल दी। 3108 दोपहर के 3:22। सुनील कुशवाहा 8133 अनुसूचित जाति SCRL के। पॉल। कपटी औरत 71। वह थोड़ी दूर ही गई होगी कि बीरबल ने उस परदेशी से कहा, जाओ और उसकी सारी अशर्फियां छीन लाओ, उन्हें लेकर ही लौटना। परदेसी बीरबल की आज्ञा पाकर दौड़ता हुआ उसके पीछे गया। बहुत कोशिश की लेकिन वह औरत भी अड़ गई। किसी भी प्रकार उसने अशर्फियां नहीं छोड़ी और उसका हाथ पकड़कर बोली, चल, जहां से अशर्फियां मिली हैं वहीं चलकर तुझे दे देती हूं। औरत ने सोचा कि बादशाह और बीरबल उस आदमी को दंडित करेंगे। जैसे ही वह परदेसी उस औरत के पीछे अशर्फियां छीनने दौड़ा, बीरबल ने अपने 2 गुप्तचरों को वहां हुई घटना के बारे में सही सी खबर देने के लिए कहा। दोनों गुप्तचरों ने उस औरत तथा आदमी के आने से पहले ही वहां का सारा हाल बता दिया। इस बात से बीरबल को और भी विश्वास हो गया कि निस्संदेह यह औरत धोखेबाज है और परदेसी को फंसाकर धन ऐंठना चाहती है। थोड़ी देर बाद उस आदमी को साथ लेकर वह औरत सभा में उपस्थित हुई और बोली, जहांपनाह, जो धन आपने मुझको दिलवाया है, उस धन को भी यह आदमी रास्ते में मुझसे छीन रहा था, लेकिन मैंने इसकी एक नहीं चलने दी और आपके सामने इसे ले आई हूं। आप स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिए। यह सुनकर बीरबल ने उस औरत से पूछा, यह तुमसे अशर्फियां छीन पाया या नहीं? इसने कोशिश तो बहुत की पर मैंने छीनने ही नहीं दिए, औरत ने विजयी होने वाले भाव से कहा। बीरबल ने डांटकर उस औरत से कहा, जिस आदमी के पास तुझसे अशर्फियां छीनने भर की भी ताकत नहीं है, वह जेवरात कैसे छीन पाया होगा? तू झूठी है, अशर्फियां अभी वापस कर। यह कहकर बीरबल ने बेंत से उस औरत को पीटने की आज्ञा दी। मार खाने के डर से औरत ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और अशर्फियां वापस दे दर दी और माफी मांगने लगी। बाद में बीरबल ने उस औरत को तुरंत जेलखाने में डलवा दिया तथा उस परदेसी को बाइज्जत थोड़ा धन देकर विदा किया। बीरबल की इस चतुराई एवं न्याय से सभी दरबारी अत्यंत खुश हुए। अकबर बादशाह को तो यह न्याय बहुत ही पसंद आया। शिक्षा। अपराध कभी छिपता नहीं, युक्ति से वह पकड़ में आ ही जाता है। 19। बेगम बहक गईं। बेगम अपने भाई की कही बात को नहीं टाल सकीं। उन्होंने अकबर बादशाह को भड़काने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन उन्होंने एक बात न सुनी। बीरबल बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक थे और बादशाह बीरबल को बहुत अधिक पसंद करते थे। इसीलिए उनके दरबार के अन्य दरबारी, कर्मचारी तथा रिश्तेदार बीरबल से ईर्ष्या करते थे। वह लोग किसी न किसी बहाने बीरबल को उसके पद से हटवाना चाहते थे, किंतु बीरबल की बुद्धि के आगे उन्हें हार माननी पड़ती थी। काफी कोशिश करने के बाद बीरबल के विरोधियों ने जब यह समझ लिया कि इस तरह से उनको हटाना संभव नहीं है, तब उन सबने मिलकर बेगम के भाई को भड़काते हुए उससे कहा, आप तो महाराज के रिश्तेदार हैं और बुद्धिमान तथा कुशल भी हैं, फिर भी आप जैसे कुशल व्यक्ति के रहते अकबर बादशाह एक हिंदू को अपना प्रधानमंत्री बनाए,
इसमें सबसे ज्यादा आपका ही अपमान है। इस प्रकार की बातें कहकर समझा बुझाकर उसे बेगम के पास भेजा। बेगम के भाई ने दीवान का पद पाने के लालच में अपनी बहन के पास जाकर बीरबल की बहुत बुराई की और अकबर बादशाह को बीरबल के विरुद्ध भड़काने और पद से हटाने का भरपूर प्रयास करने को कहा। बेगम अपने भाई की कही बात को नहीं टाल सकी। उन्होंने अकबर बादशाह को भड़काने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन उन्होंने एक बात न सुनी। बेगम ने जब यह देखा कि इस तरीके से अकबर बादशाह की मति नहीं बदली जा सकती, तो वे अपने स्त्री सुलभ शस्त्रों अर्थात त्रियाचरित्र को दिखाने का प्रयास करने लगीं। बेगम बहक गईं। 73। दूसरे दिन रात को जब अकबर बादशाह महल में आए तो रोजाना की तरह न तो बेगम ने उनका स्वागत ही किया और न ही कुछ बोली। अकबर बादशाह ने बेगम की नाराजगी का कारण समझ लिया, पर अनजानों की तरह बनकर इस नाराजगी का कारण पूछने लगे। बेगम ने आंखों में बनावटी आंसू लाते हुए कहा, यदि आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो बीरबल को उसके पद से हटाकर उसके स्थान पर किसी ऐसे व्यक्ति को दीवान बनाइए जो कि मुसलमान हो, नहीं तो मेरी नाराजगी समाप्त नहीं होगी। बेगम की यह तरकीब काम कर गई। वह घबरा गए। कुछ देर चुप रहकर सोचने के बाद वह बेगम से बोले, बिना किसी अपराध के बीरबल को निकाल देने से जनता बिल्कुल भी खुश नहीं होगी और विद्रोह भी कर सकती है। तुम कोई ऐसी तरकीब निकालो जिससे बीरबल अपराधी साबित हो जाए। ऐसा होते ही शर्मिंदा होकर वह स्वयं ही पद छोड़कर कहीं चला जाएगा, क्योंकि वह बहुत स्वाभिमानी है। बेगम को अकबर बादशाह की बातों से कुछ उम्मीद नजर आई। वह कोई तरकीब सोचने लगी। कुछ देर बाद खुशी से बेगम का चेहरा खिल उठा। इसकी एक सरल तरकीब मेरी समझ में आ गई है। कल सुबह होते ही आप नाराज होकर बाग में चले जाएं और बीरबल से कहें कि बेगम को मनाने के लिए बुला लाओ। अगर नहीं ला सके तो आप पद से हटा दिए जाओगे। अकबर बादशाह ने बेगम की बात से सहमति जताई। सुबह होते ही अकबर बादशाह तथा बेगम में अनबन होने की खबर जब बीरबल को मिली तो बादशाह से प्रतीक्षा करते करते जब बहुत समय गुजर गया तो बादशाह को बीरबल की प्रतीक्षा असहनीय हो उठी। तब उन्होंने दूसरे दूत को भेजा। इस दूत को भी बीरबल ने यह कहकर भेज दिया कि वह अभी आते हैं। दूत ने आकर कहा, जहांपनाह, वे कह रहे हैं, चलो मैं आता हूं। बादशाह को सुनकर ढांढस बंधा। बादशाह को लगा कि अब तो बीरबल अवश्य ही आ जाएंगे। 1 घंटा फिर बीत गया, किंतु बीरबल का कहीं अतापता नहीं था। अब बादशाह झुंझला उठे। बीरबल के प्रतिद्वंद्वियों को अच्छा अवसर मिल गया। उन्होंने बीरबल के जिद्दी बेटा 55 बारे में बड़ाई करके बादशाह के गुस्से को भड़का दिया। इस बार उन्होंने 2 हथियारबंद सिपाही भेजे और हुक्म दिया कि बीरबल को पकड़कर ले आओ। बादशाह का हुक्म मानकर सिपाही वहां चले तो गए, किंतु बीरबल को पकड़कर ले आना हंसी खेल नहीं था। सिपाही असमंजस में थे और भय से कांप रहे थे। डरते डरते एक सिपाही ने बादशाह का संदेश बीरबल को कह सुनाया। यह सुनते ही बीरबल समझ गए कि अब देर करना उचित नहीं है। वे शीघ्र ही कपड़े आदि बदलकर उन्हीं सिपाहियों के साथ सभाभवन की ओर चल दिए। दरबार में पहुंचकर बादशाह को अदब से सलाम किया और अपने स्थान पर बैठ गए। बादशाह ने बीरबल से हुक्म न मानने और दरबार में समय से उपस्थित न होने का कारण पूछा। बीरबल बोले, जहांपनाह, मेरा छोटा लड़का रो रहा था और मैं उसे बहलाकर चुप कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी तक वह शांत नहीं हुआ है। यह सुनकर बादशाह बोले, यह तुम्हारी कोरी बनावटी बात है। लड़के को बहलाने के बहाने तुम मुझको बहलाना चाहते हो। अच्छा बताओ, ऐसी कौन सी बात थी जिसके लिए लड़का रो रहा था? वह जो चाहता था उसे दे देते तो लड़का नहीं रोता।
लड़के का बहाना बनाकर तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, यह अच्छा नहीं हुआ। यदि सचमुच तुम लड़के के रोने का प्रमाण नहीं दोगे तो तुम्हें निश्चित ही सजा दी जाएगी। बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने लड़के को शांत करने का बहुत प्रयत्न किया किंतु लड़का मानने को तैयार ही नहीं था, चुप ही नहीं हो रहा था। बादशाह के कारण पूछने पर बीरबल ने आगे बताया, जहांपनाह सुनिए, मैं शुरू से अंत तक सब बातें बताता हूँ। लड़का बहुत रो रहा था। मैंने उससे पूछा, बेटा क्या लेगा, क्यों रो रहा है? पहले तो उसने मेरी बातों को सुनी अनसुनी कर दिया। जब मैं लगातार पूछता रहा तो वह बोला, गन्ने लूंगा। मैं उसे लेकर बाजार गया जहां गन्ना बिक रहा था। मैंने गन्नों की तरफ इशारा किया कि जो चाहे ले ले, किंतु सामने रखे गन्नों से उसे संतोष नहीं हुआ। उसने मुझसे अच्छे गन्ने निकालने को कहा। मैंने मोटा और अच्छा गन्ना निकाल कर दिया, किंतु उसे तो रोने की धुन सवार थी। वह फिर रोने लगा। पूछने पर पता चला कि छिलवाकर गंडेरिया बनवाकर खाना चाहता है। मैंने पुनः वैसा ही किया। गंडेरिया चूसते चूसते 56। जिद्दी बेटा। जब उसका पेट भर गया तो उसने चूसने से इनकार कर दिया। कुछ देर चुपचा रहने के बाद उसने फिर रोना पीटना शुरू कर दिया। तब पूछने पर पता चला कि वह चूसी हुई गंडेरियों के छिलकों को जोड़कर पहले जैसा ही गन्ना पाना चाहत है। मैंने बहुत समझाया बुझाया, लेकिन उसकी समझ में कोई बात नहीं आई। लाचार होकर मैंने उसे बताया कि टूटा गन्ना दोबारा नहीं बन सकता। तब वह बोल कि जब तक इन्हें समूचा गन्ना नहीं बना दोगे तब तक मैं रोना नहीं छोड़ूंगा। अब भला आप ही बताइए कि मैं उसे कैसे बहला पाता। यह घटना सुनकर बादशाह बड़े आश्चर्यचकित हुए। वे बोले, सच है, बच्चे को खुश करना बड़ा ही कठिन काम है। बादशाह का गुस्सा शांत हो गया और वे बीरबल की विवशता समझ गए। 14। मूर्ख कौन? बीरबल की बातों को सुनकर मुल्ला कांप उठा। उसे अकबर बादशाह के नाराज होने का बड़ा ख्याल था, इसलिए नम्रतापूर्वक कहा, 10 अशर्फियां दिलवा दो, बस फिर क्या था। वहां तो आज्ञा की देर थी। बादशाह अकबर और बीरबल में कुछ मंत्रणा चलती रहती थी। एक पर बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनियादारी की बातों में कौन लोग चतुर बते हैं और कौन लोग मूर्ख होते हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, दुनियादारी की बातों में सबसे चतुर होते हैं चापारी और मूर्ख होते हैं मुल्ला। अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा कि मुल्ला मूर्ख कैसे हो सकते हैं? जहांपनाह, यदि कुछ रकम खर्च करें तो मैं यह साबित कर दूंगा कि मुल्ला स्तव में मूर्ख होते हैं, बीरबल ने कहा। अकबर बादशाह ने बीरबल की बात मान ली और बीरबल के हुक्म से गांव प्रधान मुल्ला को दरबार में हाजिर किया गया। उसके आ जाने पर बीरबल ने अकबर बादशाह से अनुरोध किया, जहांपनाह, कृपया हमारी बातों में हस्तक्षेप न कीजिएगा। जो कुछ हम कहें चुपचाप शांत होकर सुनिए। अकबर बादशाह ने बीरबल की बात मान ली। मुल्ला दरबार में आ गया। बीरबल ने उसे अपने पास बुलाकर सम्मानपूर्वक ठाया और बड़ी नम्रतापूर्वक कहा, मुल्ला जी, बादशाह सलामत को आपकी दाढ़ी की आवश्यकता है। आप इसके बदले में जो इनाम मांगेंगे सरकारी खजाने से दिया जाएगा। 58।